हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म। हम नागालैंड की क्राइसिस पे पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं और हमने देखा है ये देश की लॉन्गेस्ट क्राइसिस रही है। लगभग 6 डिकेड से क्राइसिस चलती आ रही है। इनफैक्ट ये प्री इंडिपेंडेंस टाइम से ही स्टार्ट हो गई थी। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे एक्सप्लोर किए गए हैं, कई बार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, कई बार लोगों की डिमांड्स को माना भी है, एक अकॉर्ड भी साइन किया, लेकिन कभी भी फ्रक्टिफाई नहीं हुआ। एनएससीएन की डिमांड्स हमेशा से यही रहती हैं कि वो हमें ग्रेटर नागालैंड चाहिए। वो चाहते हैं कि एक अलग से नागालैंड क्रिएट किया जाए जिसमें कुछ पार्ट्स अरुणाचल के, कुछ पार्ट्स असम के, कुछ पार्ट्स म्यांमार के, कुछ पार्ट्स आपके मणिपुर के हैं। तो यही एक जो पॉलिटिकल अनरेस्ट वहाँ पे कह सकते हैं जो स्टार्ट हुई थी 1940s में, वो 1960s में आते आते भारत के लिए एक सिविल अनरेस्ट बन गई और उसके चलते वायलेंस काफ़ी ज़्यादा हुआ। यही रीज़न था कि हमारी गवर्नमेंट ने एफ्स्पा जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी नागा क्राइसिस जो है इतने लंबे समय से सॉल्व नहीं हो रही है। 2015 में फाइनली कहा गया था कि एक पीस जो है अचीव कर लिया गया है। एक ट्राइपार्टाइट टॉक के चलते एक अग्रीमेंट साइन कर लिया गया, लेकिन उसको भी फ्रक्टिफाई होने में अभी तक, या उसके भी फ्रक्टिफिकेशन में अभी तक कुछ भी हमें फर्दर लीड नहीं दिखती है, कुछ प्रोग्रेस हमें वहाँ पे नहीं दिखती। अब ऐसे में नागालैंड गवर्नमेंट ने अगस्त सितंबर में एक नया प्रपोजल निकाला और कहा कि अगर हम नागालैंड में ऑपोजिशन मुक्त हो जाए, मतलब हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके एक साथ काम करने लगे, तो हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो देखते हैं कि नागालैंड की ऑपोजिशन मुक्त जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह से काम करेगी। क्या उसके वाकई में कुछ बेनिफिट्स हैं। यूजुअली जब भी चीज़ें अपोजिशन मुक्त हो जाती हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो डिक्टेटोरियल हो जाती है, गवर्नमेंट डिक्टेटोरियल हो जाती है। कहा जाता है डेमोक्रेसी में एक क्रेडिबल अपोजिशन काफ़ी नेसेसरी होती है, तभी डेमोक्रेसी फंक्शन करती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्रॉब्लम एक बहुत दूसरी है, तो इसके लिए हो सकता है कि इस तरह की जो अपोजिशन लेस गवर्नमेंट है वो शायद लोगों के बेनिफिट के लिए या फिर एकजुट होकर काम कर पाए। क्योंकि नागा क्राइसिस हमेशा से रही है कि यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ अप्रोचेस को फॉलो किया गया है। कभी भी एक यूनिफॉर्म अप्रोच को फॉलो नहीं किया गया। हर पॉलिटिकल पार्टी या हर ग्रुप जो है, फैक्शन जो है, वो अपनी अपनी बात सरकार से मनवाना चाहता है। किसी को फ्लैग चाहिए, किसी को ग्रेटर नागालैंड चाहिए, किसी को अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और किसी को सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो ये जो 7-8 ग्रुप्स हैं वो मिलके अपनी बात अगर सामने रखेंगे, सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे, तो कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन मुक्त नागालैंड जो है या नागालैंड पॉलिटिक्स जो है वो अब काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगी। आपको पता होगा 2023 में नागालैंड में इलेक्शंस भी हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहती है, होम मिनिस्टर भी हमारे चाहते हैं कि जल्दी से इस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन मिले। अब क्या है एग्जैक्टली ये नई ऑपोजिशन मुक्त नागालैंड पॉलिटिक्स? एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो बनाया गया था। इसमें जो पीडीए के, पीपल डेमोक्रेटिक अलायंस के लेजिस्लेचर्स थे, बीजेपी के जो जीते हुए वहाँ के लेजिस्लेचर्स हैं, या बाकी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस की हम बात करें, नागा पीपल फ्रंट है, ये लोग सब ने मिलके इस अलायंस को क्रिएट किया था। जानेंगे इस वीडियो में एग्जैक्टली कि कैसे ये अलायंस क्रिएट हुआ, क्या-क्या इस अलायंस के बेनिफिट्स हैं और कैसे ये बैकफायर भी कर सकता है। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो इसके पीडीएफ आपको @कपिल लाइव से मिल जाएँगे। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं ट्विटर पे तो @कपिल सिक्का पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट मंथ हो गया है, ऑपोजिशन पार्टीज़ ने हाथ वहाँ पे जॉइन कर लिए हैं। चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो ने इसको अनाउंस भी किया कि अब हम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो बनेंगे। सितंबर की बात है, हमने इस पे डिटेल चर्चा नागालैंड क्राइसिस पे पहले भी की हुई है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट विदाउट ऑपोजिशन आई है। यहाँ पे नॉमेनक्लेचर जो दिया गया है वो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी जो है वो मिलके अब एक सिंगल पार्टी बनी है, अलायंस पार्टी। पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस उसमें जुड़ा है। गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड का जो समय बीजेपी इसमें आई है, बाकी कुछ ऑपोजिशन मेंबर्स आए हैं, कुछ इंडिपेंडेंट एमएलएज भी यहाँ पे आए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 18 सितंबर 2021 को हुआ। अभी भी इसकी प्रोग्रेस जो है चल रही है। बार बार चर्चा में रहता है कि इस तरह से हम एक यूनानिमस सॉल्यूशन ढूंढेंगे नागा क्राइसिस का। तो ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नागा क्राइसिस को ही रिजॉल्व करने का एक तरीका है। इसमें कोई बहुत पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग इन्वॉल्व नहीं है। नागा असेंबली की हम बात करें तो 60 मेंबर्स की नागा असेंबली है। इस समय 59 मेंबर्स रह गए, एक सीट वहाँ पे खाली थी। तो तब से ये जो आप देखेंगे एनडीपीपी जो है वो कोशिश कर रही है कि 60 के 60, मतलब 59 के 59 मेंबर्स को हम जोड़कर आगे चलें, जिससे कि हम एकजुट होकर अपनी प्रॉब्लम को रख पाएं। अब यहाँ पे देखो, ये रिजोल्यूशन यही मांगा जा रहा है कि ऑल पार्टी गवर्नमेंट होगी तो एक अर्ली सेटलमेंट पहुंच पाएगा। सब पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर, सब ग्रुप्स मिलकर अपनी बात को सरकार तक पहुंचा पाएंगे। सबसे पहले वो खुद डिसाइड कर पाएंगे कि वो एग्जैक्टली चाहते क्या है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पे ऑल पार्टी या फिर कहें नागालैंड में अपोजिशन मुक्त गवर्नमेंट आई है। पहले भी इस तरह का एक परमानेंट सॉल्यूशन सर्च करने की कोशिश की गई है। पहले भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अक्रॉस द रेनबो हाथ मिलाया था, लेकिन फ्रक्टिफाई नहीं हुआ था। बाद में कुछ पॉलिटिकल क्लैशेस हो गए थे। जैसे कि हम बात करें, अगर हम एनएससीएन की ही बात कर लें,
जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, अब एनएससीएन मूवा और एनएससीएन खैपलैंग में ही अपने इतने ज़्यादा क्राइसिस हैं कि ये दोनों ही डिफरेंट रास्तों पे सोचते थे। तो इसके लिए कहा जाता है कि ये जो नागा मूवमेंट है, ये क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का बन गया है, ब्रिटिशर्स के टाइम से चलता आ रहा है, तो उसके लिए सॉल्यूशन इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी बार इंटरलोक्यूटर्स को भी भेजा। अभी हाल ही में आर एन रवि जो है उन्होंने रिजाइन भी कर दिया, क्योंकि वो पिछले 5 साल से लगे हुए थे और एक इस क्राइसिस का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। 1997 में भी सीज फायर किया गया था, उसके बाद भी कितनी बार सीज फायर किया गया, लेकिन 2015 के जो रिन्यूड टॉक्स थे उसके भी रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं। तो चर्चा बार बार ये की जा रही है कि क्या इस तरह की ऑपोजिशन मुक्त भारत या ऑपोजिशन मुक्त नागालैंड जो है वो क्या एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लाया गया है, क्या उसका कोई पॉलिटिकल मोटिव है, या वाकई में वो नागालैंड की प्रॉब्लम के लिए लाया गया है। तो देखिए, मैं यहाँ पे वही आपको बार बार बताता हूँ कि डेमोक्रेसी में अगर क्रेडिबल ऑपोजिशन नहीं है तो वो डेमोक्रेसी डिफंक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बहुत कॉमन है नागालैंड के लोगों का, नागालैंड की पॉलिटिकल पार्टीज का, कि हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक एक अलायंस बना के हमें अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है और नागालैंड की सॉल्यूशन को ढूंढना है, नागा क्राइसिस के सॉल्यूशन को ढूंढना है। तो इसी के लिए आपने देखा कि वहाँ पे जितने भी एमपी एमएलएज हैं वो सारे के सारे जाके पार्ट बनते जा रहे हैं सिटिंग गवर्नमेंट का। अब यहाँ पे कोशिश यही की जा रही है कि जो पार्लियामेंट्री वहाँ की कोर कमेटी है वो इस इशू को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करे। इससे पहले ये जो लोगों का अलायंस है, पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस है, ये टूट जाए, इससे पहले एक कॉमन नागालैंड की सिचुएशन या फिर क्राइसिस को रिजॉल्व कर लिया जाए, कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाए और उस सॉल्यूशन के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया जाए, नागालैंड में पीस जो है वो वापस से रीइंस्टेट हो जाए एंड फर्दर ये पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना रोड मैप डिसाइड कर सकती हैं। इसके लिए आप देखेंगे हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी इनको यही कहा है कि अभी देखो, आप यूनिटी की तरफ फोकस करो, रिकॉन्सिलेशन की तरफ फोकस करो और एक अर्ली सॉल्यूशन की तरफ फोकस करो। क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है, अभी 2023 में इलेक्शन है, कोशिश ये करो कि 2023 से पहले आप लोग इस प्रॉब्लम का, नागालैंड क्राइसिस का सॉल्यूशन ढूंढ लो। आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ लोगे, 2023 के इलेक्शंस हो जाएंगे, फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि इसको किस डायरेक्शन में ले जाना है, कि आप वाकई में एकजुट होकर एक अलायंस के साथ गवर्न करना चाहते हो। अगर ये है तो वो भी लोगों के बेनिफिट में होना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज की तरह फाइट करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको नागा इशू को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो यही कहा गया है कि भाई इलेक्शंस 2023 में ड्यू हैं, पीस प्रोसेस को जल्दी से फैसिलिटेट करके आप फिर इलेक्शंस में जाओ और फिर डिसाइड करो कि क्या ऑपोजिशन में, मतलब हमें अलग अलग होकर इलेक्शंस लड़ने हैं या फिर हमें एक साथ होके लोगों की सर्विस करनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करोगे तब तक नागालैंड में कितने भी हम पॉलिटिकल एफिलिएशंस बना लें, कितने भी हम इस तरह के कोलिशंस बना लें, प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व नहीं होगी। तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि नागा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एक टेबल पे आके सबको डिसाइड करना है कि किस तरह से हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। इनफैक्ट आप देखेंगे नेबरिंग स्टेट्स है, हेमंत बिस्व शर्मा जो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल माने जाते हैं नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिक्स में, उन्होंने भी अभी हाल ही में एक पीस अग्रीमेंट कराने की बात की है। उन्होंने असम में होस्ट भी किया था नागालैंड गवर्नमेंट को, कुछ ऑपोजिशन ग्रुप्स को और कुछ ऐसे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को जो नागालैंड को अलग करने की डिमांड कर रहे थे। उन्होंने इनफैक्ट ये भी कहा है कि हम एनएससीएन के साथ टॉक्स को चलाते रहेंगे। 21 सितंबर को उन्होंने मूविया के साथ इस तरह की टॉक्स चलाई भी थी असम में। तो अब असम गवर्नमेंट या फिर असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एक तरह से कन्वीनर बन रहे हैं और इस तरह से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि असम जो भी हेल्प है वो कर पाएगा, या जो भी करेगा हेल्प, या जो भी करना चाहता है वो सारी हेल्प असम करेगा और नागालैंड के इस क्राइसिस का हम जल्द सॉल्यूशन ढूंढेंगे। क्योंकि देखो, नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम क्या है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री पे जाएं तो नॉर्थ ईस्ट में जो क्राइसिस स्टार्ट हुआ था वो नागालैंड से स्टार्ट हुआ था और ये क्राइसिस हल्के हल्के करता हुआ पूरे नॉर्थ ईस्ट को इन्फेस्ट कर गया। अगर आप जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी में नॉर्थ ईस्ट के क्राइसिस को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे अर्ली क्राइसिस नागालैंड था, नागालैंड से वो क्राइसिस मणिपुर पहुंचा, मणिपुर से मिजोरम पहुंचा, मिजोरम से असम आ गया। तो इस तरह से अल्टीमेटली मेघालय में भी इस तरह का क्राइसिस लेटर ऑन देखा जाने लगा। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि हर स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट का वो यही चाहता है कि नागालैंड में अगर पीस होगा तो ऑटोमेटिकली पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो पीसफुल हो जाएगा। और मैं बार बार कहता आया हूँ कि पीसफुल नॉर्थ ईस्ट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। नॉर्थ ईस्ट अगर पीसफुल रहेगा तो हम अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी को बेटर कर पाएंगे, हम ईस्टर्न नेशंस के साथ अच्छे रिलेशन बना पाएंगे और सबसे बड़ी बात, चाइना को हम बहुत अच्छे से अरुणाचल में या अरुणाचल के बॉर्डर्स पे टैकल कर पाएंगे, उनको काउंटर कर पाएंगे।
साथ ही साथ म्यांमार में से भी होने वाले हमारे छोटे-मोटे इश्यूज़ जो हैं वो जल्दी इस तरह से रिज़ॉल्व हो जाएँगे, लेकिन उसके लिए हमें इंटरनल इंटीग्रिटी या इंटरनल स्ट्रेंथ को मेंटेन करना बहुत नेसेसरी है। तो इसलिए बार-बार कहा जा रहा है कि नागालैंड की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में पूरे नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाई करता है। तो यही एग्ज़ैक्टली है सारी चीज़ें। तो अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से ऑपोजिशन अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पर्पस के लिए आ रहा है, तो अच्छी बात है। ऑपोजिशन का पर्पस है नागालैंड प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करना, तो बहुत अच्छी बात है। उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करें, उसके बाद ऑपोजिशन साथ रहना चाहता है, मतलब यूनाइटेड गवर्नमेंट चलाना चाहता है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं चलाना चाहता, तो डेमोक्रेसी में सबको अपनी-अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ चलाने का राइट है। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा टॉपिक, इंटरेस्टिंग था। मिलेंगे इस तरह के और टॉपिक्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।